गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 10th। हम पिछले टर्न पर तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे 1 से लेके 10 तक हो गए थे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट हो गए थे ना। आज है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या बनाना है तुमको? एक लेवल डायग्राम। ठीक है, हम तुमको नोट्स में बनवाए थे। ठीक, किताब से जब डिटेल इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताए थे, तब इलेक्ट्रिक मोटर का क्या बनाए थे तुम? एक लेवल्ड डायग्राम बनाए थे। ओके, तो फिर से एक बार वही डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस फिर करो। ठीक है, वही डायग्राम टू है ना, 2 मैग्नेट्स होती हैं, उसके बीच में एक कॉपर की क्या होती है, थिक कॉपर के वायर की कॉयल प्लेस कर देते हैं, और उसके 2 एंड्स ला कर के बाहर एक रिंग के ऊपर स्प्लिट रिंग लगे होते हैं और 2 ब्रस्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, और फिर बाहर उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स और एक बैटरी और की से क्या कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो डायग्राम बना लोगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता था? बाय द वे प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल क्या होता था? इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल ये है कि किस प्रकार का कन्वर्जन होता है इसमें होती है इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी क्या होता है इसमें? एक बार फिर से देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिस इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ठीक बताया था ना हमने कि इलेक्ट्रिक मोटर में इस तरीके के कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम। डायग्राम जरूर बना लेना। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग लिख लोगे। क्या इसकी वर्किंग होती है? इसका मेन वर्किंग क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। जब उसमें करंट पास कराते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल में, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो उस पर क्या लगता है? एक मैग्नेटिक फोर्स। और जब उसकी हर साइड पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स के जो पेयर्स होते हैं दे फॉर्म कपल। ठीक है, तो क्या बना लेते हैं? ये कपल। ठीक है, और वो कपल उस कॉइल को क्या कराने लगता था? बताओ जरा, रोटेट। ठीक, इस तरीके से कॉइल जो होती है वो रोटेट करने लगती है बाय द पासिंग ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स फॉर्म पेयर एंड दिस फॉर्म पेयर है ना, पेयर फॉर्म आर कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स एंड मोमेंट इज एक्टिंग एंड स्टार्ट टू रोटेट द कॉइल। ठीक, ये इसकी वर्किंग है मेन, बताया था ना, ये है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? क्या काम होता था स्प्लिट रिंग का? स्प्लिट रिंग का मेन वर्क यहाँ पर जो है वो ये है कि जब हाफ रोटेशन के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो स्प्लिट रिंग अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और जो करंट का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? करंट का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज है ना। तो इस प्रकार से द डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक है, या वोल्टेज को रिवर्स कर देना, है ना, दिस इज है ना एक्ट एज ए कम्यूटेटर। ये काय का काम होता है? कम्यूटेटर का। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ठीक है, और यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग होते हैं दे आर एक्ट है ना, एक्ट एज ए कम्यूटेटर। ठीक है, जो स्प्लिट रिंग होते हैं हमारे पास, वो स्प्लिट रिंग काय का काम करते हैं? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्प्लिट रिंग का वर्क क्या है? टू चेंज, देखो लिख दे रहे हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देना। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ स्प्लिट रिंग एंड सो दिस स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा, वर्किंग पूछेगा या थ्योरी पूछेगा, और उसके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा लगा देता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग या व्हाट इज कम्यूटेटर। तो हर चीज़ उसमें से जितनी भी पॉइंट है वो सभी मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 11।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। उन डिवाइसों के नाम लिखो जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। बताओ ज़रा, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किस में करते हैं? अपनी डेली लाइफ में अपने घर में देखो कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ पर यूज़ होती हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के नाम लिखो। नंबर 1, जैसे देखा सबसे मेन इलेक्ट्रिक फैन होता है या नहीं। फैन के अंदर जो ब्लेड रोटेट कर रहे हैं, क्या घूम रही है इसके अंदर करंट के पास कराने से? कॉयल। और जब कॉयल रोटेट कर रही है तो उसके साथ एक एक्सेल लगी है जिससे ब्लेड कनेक्ट हैं, दे आर रोटेटिंग। ठीक है। सेकंड तुम्हारा फ्रिज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर देखो गैस बनती है ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में तुमने देखा एक ड्रायर भी होता है, ये कपड़े धोने का है ना, चैम्बर होता है ना, उसमें रोटेट करती है, अंदर मोटर लगी होती है। वॉशिंग मशीन है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत से डिवाइस हैं। मिक्सर, जो जूसर होता है ना मिक्सर, उसमें देखो ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल। और कंप्यूटर्स वगैरह में भी, प्लेयर, सीडी प्लेयर वगैरह में भी जो प्लेट रोटेट होती है उसमें भी छोटे मोटर्स लगे होते हैं। तो दीज आर द सम एप्लीकेशन, है ना, वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। पहले जो उसके पहले जो कराया था वो 11 था, ये 12 है। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ठीक है, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कह रहा है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? गैल्वेनोमीटर से। व्हाट विल हैपन, वो कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। हम एक डायग्राम बनाएं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी तरीके से पढ़ा था। हमारे पास ये कॉपर के वायर की एक कॉइल है, इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर। तुम्हारी किताब में भी लिखा है और हमने भी बताया था कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द करंट। अगर इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, फ्लो होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन। ठीक है। वो कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एक मैग्नेट जो है हमारे पास, कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ पोल जो है, उसको हम, नंबर फर्स्ट पार्ट, पुश्ड इनटू द कॉइल, यानी इस कॉइल को, इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर ला रहे हैं इस तरीके से, राइट। क्या होगा? हमने बताया था ना तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाते वक्त कि जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर लाओगे ऐसे, है ना, तो काय में क्या इंक्रीज होगा? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? चेंज। और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो किस में चेंज बताया था? फर्स्ट पार्ट, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो क्या हो जाता है इसमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कहा था हमने? एक प्रकार से वोल्टेज। और क्या फ्लो होने लगेगा? इंड्यूस्ड करंट। ये लिख लो सब, यही मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, है ना, फेनोमेना होता है ये। जैसे द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जब कॉयल को फर्स्ट केस में हम पुश्ड इनटू द मैग्नेट को, जब हम किसी कॉयल के अंदर पुश्ड इनटू द कॉयल करेंगे तो इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा। और जब इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा तो ये कॉयल क्या, ये गैल्वेनोमीटर क्या है? डिफ्लेक्शन सोर्स, है ना। तो लिख देना गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, विड्रॉन फ्रॉम द इनसाइड। जब अंदर से मैग्नेट को बाहर की ओर लेकर के आए, अब हम बाहर की ओर लेकर के आ रहे हैं इस नॉर्थ पोल को, है ना, इस तरफ। जब बाहर लाओगे, देखो यहाँ पर, जब बाहर लेकर के आओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा या नहीं? तो इंक्रीज या डिक्रीज से मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब है? चेंज से।
तो डिक्रीज़ होना भी तो एक प्रकार का चेंज है, और जब डिक्रीज़ होगा तो भी चेंज आएगा, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फिर फ्लो होगा। लेकिन अब करंट का डायरेक्शन पहले इंक्रीज से अगर इस तरफ था, है ना, तो करंट का डायरेक्शन अब बाहर लाने से अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिख देना, व्हेन मैग्नेट इज विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, व्हेन मैग्नेट इज विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, then the direction of induced current get reversed। तब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, अब चूंकि पहले इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन एक तरफ थी, अब जब डिक्रीज होगा तो डायरेक्शन केवल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट गेट रिवर्स। और थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। वो कह रहा है कि हेल्ड स्टेशनरी, है ना, वो कह रहा है कि अगर कॉयल जो है, मैग्नेट जो है, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉयल, अगर मैग्नेट पूरी तरह कॉयल के अंदर हो, देखो अगर ये मैग्नेट पूरी तरह कॉयल के अंदर है तब चेंज नहीं होगा, जो चेंज होना था वो हो चुका, अब तो चेंज नहीं होगा। जब पूरी तरह कंप्लीट इनसाइड द कॉयल होगा मैग्नेट, देन नो चेंज, है ना, और कोई चेंज नहीं होगा इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, तो तुम्हारा समझ लो कि नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट बताया था ना हमने, चेंज होना जरूरी है। जब पूरी तरह कंप्लीट लो एक कॉइल के अंदर है तब तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो नो इंड्यूस्ड करंट, यानी जो करंट है वो भी फिर फ्लो नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना, इसको लिख लो। थर्ड पॉइंट इसका ये, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हटा दें इसको, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? टू सर्कुलर कॉयल A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, what some change we induce in the coil B? Give reason। वो कह रहा है कि हमारे पास दो कॉयल हैं। देखो इसमें भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक एक्टिविटी बताई थी इस प्रकार से कि एक कॉयल हमारे पास ए हो, ठीक है, इसमें हम बैटरी से करंट को फ्लो कराएं। सेम वही एक्टिविटी है जो हम तुमको समझाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। इसके हेल्प से एक हमारे पास मैग्नेट है, एक कॉयल है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, और इसी के नज़दीक क्या है, एक कॉयल बी है। वो कह रहा है कि एक कॉयल ए है और एक कॉयल बी है, इसके साथ क्या कनेक्ट कर दें। दिस इज़ द एक्टिविटी गिवन इन योर बुक, एनसीईआरटी बुक। वो कहता है कि व्हाट विल एनी करंट इन दिस कॉयल इफ वी चेंज द करंट इन कॉयल ए। अगर कॉयल ए में हम मेन करंट को, बैटरी करंट को चेंज करते हैं तो क्या बी कॉयल में डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें तुम करंट को चेंज कराओगे तो करंट की वजह से क्या फ्लो होगा, जब किसी कॉयल में करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जब करंट में चेंज कराओगे तो चेंज इन मेन करंट, देखो अगर ये मेन करंट है तुम्हारा, चेंज इन जो बैटरी का करंट है इसको हम क्या कहेंगे, मेन करंट या बैटरी करंट। तो चेंज इन मेन करंट करोगे तो इससे क्या एसोसिएट होगा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जब करंट चेंज कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, चेंज इन बी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जब चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और जब इंड्यूस्ड करंट होगा बी कॉयल में तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में। ठीक है, और तुमको यहाँ पर देखो डायरेक्शन भी बताते हैं। अगर यहाँ पर बैटरी करंट या मेन करंट को इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करा रहे हो, है ना, इस तरीके से इंक्रीज़ कराओगे तो तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा, चेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से आएगा। यानी इंड्यूस्ड करंट हर पोजीशन में बैटरी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो अपोजिट फ्लो होगा, अपोजिट फ्लो होकर के इसके इंक्रीज होने का अपोज करेगा। और अगर ये इस दिशा में घट रहा होता तो सेम डायरेक्शन में फ्लो होकर के इसके डिक्रीज करने का, है ना, डिक्रीज होने का अपोज करता। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हर पोजीशन में ऐसी होगी कि वो मेन करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या करता है,
अपोज करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। और यही इंपॉर्टेंट ये इंसिडेंट जो ये फेनोमेना होती थी, इसी को हम क्या बोलते थे, म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टाइप होता है बिटवीन टू कॉयल, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। लिख लो ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, गिव रीजन, यही इसका रीजन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपरों में आते हैं बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। 3 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हैं, हमको उस रूल को स्टेट करना है जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है। नंबर फर्स्ट, उस रूल का नाम लिखो। नंबर फर्स्ट पार्ट में है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द रूल, उस रूल का नाम लिखो, उस रूल को लिखो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये, कि 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस रूल से निकालते थे, बोलो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता था कि स्ट्रेट वायर में जो करंट है उसको अपने थंब को इस तरीके से ग्रैप्स करो हाथ में, हैंड में कंडक्टर को, और थंब को क्या रखो, स्ट्रेच करंट की डायरेक्शन में। तो ये फिंगर क्या है तुम्हारी, कर्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सर्किल कॉन्सेंट्रिक होंगी और वायर कहाँ से पास होगा, इस सर्किल के सेंटर से, और कैसी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और बाय द ड्रॉइंग ए टेंजेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। बना लो ये। सपोज करो अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा होता तब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आता, शेप में तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बट नाउ करंट का डायरेक्शन होने से इस तरीके से आता ना, यानी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो अलोंग दिस इज द टेंजेंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट का डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस आर। ये दोनों पॉइंट बना लो। और ये कौन सा रूल कहलाता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है किसका डायरेक्शन निकालना अब हमको, सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के, नाउ ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर ना फोर्स एक्सपीरियंस, ये है सेकंड पार्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये पढ़ाया था ना कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो इन क्वेश्चंस के करने से पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाती है ना, पूरे चैप्टर की। इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तुम्हारा पी क्यू, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, तो बताओ जरा, ये थीटा एंगल बनाता था, बताया था ना हमने, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, पहले तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताओ। मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर क्या होता था, आई बी एल साइन थीटा, लिखवाया था ना ये। और मैक्सिमम मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स निकलता था जब थीटा इक्वल टू 90 लेते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होता है, और जब 0 लेते हैं तो 0 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है ये, हाँ, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किससे निकालते थे हम, डायरेक्शन ऑफ एफ। डायरेक्शन ऑफ एफ निकालने के लिए कौन सा रूल होता था, बोलो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स का अगर डायरेक्शन निकालना है देन बी अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यही तो होता था ना, इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियां को, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को कैसा रखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये किसके डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंट्रल फिंगर किसके डायरेक्शन में हो, करंट। तो जो थंब होगा दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये होता है तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बना लो, लिख लोगे, याद कर लेना रूल को डायग्राम बना करके। इसी में थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसी में है, करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को हम रोटेट कराते हैं तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर में, ठीक है। और किस फेनोमेना पर बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसमें जो करंट का डायरेक्शन निकालते थे इंड्यूस्ड करंट, बताओ जरा वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किससे निकालते थे, यानी डायरेक्शन थर्ड पॉइंट में जो हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं, जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्या, जनरेटर, एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देते हैं हम किसके रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बोलो था या नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखना ये, वरना एक रूल दूसरे रूल में मिक्स कराओ। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, वो अलग है, राइट हैंड थंब रूल है वो, ये है ना। और कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। और ये भी हम तुमको नोट्स में लिखाए और बताए थे ना उस समय, ये होता है। इसको एक बार तीनों रूल्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और कहाँ किस केस में कौन सा अप्लाई करते हैं इसकी बारीकी को जरूर देखो, ठीक है। हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये तो पढ़ा ही चुके हैं, फिर भी देख लें। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। हालांकि ये जनरेटर इस बार कोर्स से हटा दिया है, ठीक है, फिर भी देख लेना एक बार, है ना, उसको पढ़ लेना, है ना, और कंफर्म कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट ऑकर। हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं कहीं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, जब दो वायर एक दूसरे से कनेक्ट में आ जाएं, एक लाइव वायर है ना, ये रेड इंसुलेशन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर योर 16 है ना, 17 है ना। और इसमें कैसा कलर फिल होता है, लाइव वायर, रेड इंसुलेशन का है या नहीं है। और लाइव वायर में वोल्टेज कितना आता है, B = 220 वोल्ट, है ना। अब अगर टू वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं जिसमें बहुत हैवी करंट फ्लो हो रहा है आई, और टू वायर अगर एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएं तो करंट का अमाउंट बढ़ नहीं जाएगा। और करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, जैसे किसी पानी की टंकी हो, 10 लीटर उसकी कैपेसिटी हो, 20 लीटर पानी डालोगे तो पानी पूरा फैलेगा बाहर या नहीं। वैसे ही यहाँ पर वायर में होते हैं, वायर की हर वायर के करंट को ले जाने के कैरिंग की एक कैपेसिटी होती है। लेकिन जब, है ना, एक्सेस करंट एब्रप्टली इंक्रीज होता है, एक्सेस करंट, तो वो करंट डिस्चार्ज और स्पार्किंग और लाइटनिंग के रूप में क्या होता है, बाहर दिखाई देता है। उसी को हम कहते हैं कि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया और उसमें बर्न आउट हो जाता है वो, और बर्न आउट होकर के सर्किट वहीं से क्या हो जाता है, ब्रेक। यानी अगर एक्सेस करंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर्किट बिकम्स बर्न आउट। उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग होना, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। और लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंस। देखो, डोमेस्टिक सर्किट तुम्हारे कोर्स में था इस बार, है ना, सिलेबस से इस साल के लिए अभी हाल फिलहाल उसको क्या है, शायद हटा दिया है डोमेस्टिक सर्किट। फिर भी उसमें हम देखें, है ना, थोड़ा सा हम तुम्हें डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, वैसे अब हटा दिया है, इसको ध्यान देना, है ना। डोमेस्टिक सर्किट में जो वायरिंग आती है उसमें 3 तरीके के वायर होते हैं। एक क्या होता है, लाइव वायर, है ना। दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं तुमने सुना होगा ना, तुमने ना, मिस्त्री जो आते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रीशियन। और थर्ड होता है एक अर्थ वायर, ठीक है। अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लैक, है ना, ये क्या, रेड कलर का, ये रेड कलर का होता है, ये तुम्हारा ब्लैक, और ये किसका होता है, ग्रीन। बोलो ठीक है, इस तरीके से होता है।
तो अर्थिंग, हर डिवाइस की अर्थिंग जरूर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस वोल्टेज आया 220, हमारे घरों में नॉर्मल जो सप्लाई होती है वो कितने वोल्टेज पर होती है, 220 वोल्ट, ठीक है। लेकिन कभी कभी तुमने देखा होगा ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, या कभी कभी एयर डिस्चार्ज होता है, तुमने बारिश के मौसम में देखा है ऊपर से क्या है ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो बहुत तेज़ी से करंट और चार्ज होता है ना, वो अर्थ की ओर गिरता है। तो होता क्या है, कभी कभी ज़्यादा एक्सेस वोल्टेज अगर आ गया, तो जैसे तुम्हारे घर में फैन या ट्यूबलाइट है या फ्रिज है, तो I = करंट खींचेगा या नहीं, 220 पर नॉर्मल करंट खींचता होगा। लेकिन कभी 220 की जगह 440 वोल्टेज आ जाए, है ना, या और ज़्यादा बढ़ जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, ज़्यादा वोल्टेज हो जाए, तो तुम देखोगे कि करंट भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, इंक्रीज़। और जब करंट इंक्रीज़ होगा तो वो बर्न आउट हो जाएगी, क्योंकि जितने भी अप्लायंस होते हैं उनकी एक कैपेसिटी है कि इतने वोल्टेज तक वो ऑपरेट होंगे, इतने वोल्टेज तक ही उसके कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस के वो वर्क करते हैं। अब ज़्यादा लार्ज वोल्टेज आएगा तो उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होगी, और वर्किंग डिस्टर्ब, करंट ज़्यादा होगा, वर्किंग डिस्टर्ब होगी, तो कॉइल, मैग्नेट, ट्यूबलाइट, फैंस, फ्रिज, इनकी मोटर्स या जो भी डिवाइस हैं वो कंपोनेंट उसके बर्न आउट हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं ना कि ये ख़राब हो गया, ये बर्न हो गया, जल गया, ठीक है। क्या कर दो, इनकी करते हैं हम अर्थिंग। अगर एक्सेस करंट आए तो अर्थिंग करने से जो एक्सेस करंट होता है या जो चार्ज होता है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। और हमारा अर्थ जो होता है इस बिग कंडक्टर, जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो एक इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसको चाहे जितना चार्ज देते रहो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारे यहाँ पर विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में बहुत बड़े बड़े कॉस्टली डिवाइस रखे हैं, तो उसकी एक अर्थिंग कर देते हैं। बाहर क्या है, एक मेटल की सीट लाते हैं वायरों के थ्रू, और एक मेटल की सीट को ज़मीन में क्या है, NaCl है ना, उसके साथ एसिड के साथ उसको ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, ठीक है। अब बाय द वे कभी कभी बारिश हुई, बारिश में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बहुत तेज़ी से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आता है, तो डिवाइस कहीं जल ना जाए तो वो अर्थ वायर के थ्रू, उसी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। और जो अलग कंपोनेंट हैं, एक्सेस वोल्टेज आने से जब ज़्यादा करंट फ्लो हो तो वो एक्सेस करंट या चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थिंग में, और हमारे डिवाइस क्या रह जाते हैं, सुरक्षित। एक थर्ड और भी चीज़ है, कभी कभी मान के चलो आजकल इंटरनल वायरिंग है ना, तो तुमने देखा होगा कि दीवारों के अंदर पाइप निकले हैं, उनके अंदर वायरिंग की गई है। मान के चलो कि किसी वायर का रबड़ या इंसुलेशन ब्रेक हो गया है ना, और बारिश में पानी से दीवार भीगी और उसमें करंट आने लगेगा, तो वो करंट बाहर नहीं आएगा, वो अगर अर्थिंग प्रॉपर होगी तो वो अर्थ में ही क्या है, नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और सर्किट को हम क्या कर लेते हैं, सभी डिवाइसेस को सेफ बनाए रखते हैं। यानी दिस अर्थ वायर का काम क्या है, टू सेफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। ये तुम्हारे NCERT के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सभी क्वेश्चंस थे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, है ना, यही आते हैं, और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सामान्यतः, ठीक है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक, पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं, बहुत बारीक थ्योरी का सब कंक्लूजन है, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका पूरा चैप्टर और थ्योरी, एक्सरसाइज इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स सब हो गए हैं। ये दोनों जरूर कर लें, ठीक। अगले टर्न पर हम तुम्हें पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर इसका, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ओके, ठीक है, राइट।